अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको स्क्वायर स्पंज की रेसिपी सिखा रही हूँ। ये स्पंज मैंने पतीले में बेक किया, बड़ा ही परफेक्ट कलर आया और बहुत ही परफेक्टली बेक हुए हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें और अपना कमेंट भी दिया करें। भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कमेंट करते हैं, कोई अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और ये स्पंज बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सा बना था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे इसको टच करने पे, बहुत ही सॉफ्ट सा था। और साथ ही साथ मैं आज आपको दे रही हूँ पतीला टिप्स एंड ट्रिक्स के आप लोग पतीले में किस तरीके से प्रॉपर्ली बेकिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कलर नहीं आता, भाई कलर आता है, किस तरीके से आएगा वो मैं आपको आज सारी टिप्स बता रही हूँ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन आज एक बार फिर से। अच्छा जी, ये पतीला मेरा इतना बड़े साइज़ का है कि इसमें 1 पाउंड से लेकर 4 पाउंड तक का स्पंज जो है वो इजीली बेक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी बेस पे मैंने नमक रखा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना नमक है और वो जल के ब्लैक हो चुका है, लेकिन इसको मैंने कभी भी डिस्कार्ड नहीं किया। अच्छा जी, अब पतीला आपने ले लिया, नमक डाल दिया। अब पतीले में आप लोगों ने कभी भी केक पैन को डायरेक्ट नहीं रखना होता, नीचे कोई आपने कोई स्टैंड रखना है, कोई कटोरी रखनी है, कोई स्टील की पतीली रखनी है। अब मेरा जो ये जो पतीला है, ठीक है, ये मैंने काफ़ी बड़ा वाला लिया है तो इसकी हाइट भी ज़्यादा है। और आप लोग भी ऐसा ही करें कि कोई एक पतीला उसको स्पेसिफिक कर लें अपनी बेकिंग के लिए। ये नहीं कि घर के कोई एक पतीला यूज़ हो रहा है, कभी दूसरा पतीला, बस आपने एक पतीला फ़िक्स कर लेना है। जैसे कि ये मैंने फ़िक्स किया हुआ है अपनी बेकिंग के लिए। अब ये पतीला बड़ा है तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे केक पैन को एज अ स्टैंड बनाया है, क्योंकि मार्केट वाला जो मैंने स्टैंड लिया था वो बहुत छोटा था तो उसकी हाइट नहीं थी। और यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक पैन यूज़ किया है जो कि मेरा बहुत ही पुराना हो चुका था, ये रद्दी वाला था, तो मैंने इसको एज अ स्टैंड यूज़ किया। और ये केक पैन की यानी कि ये जो स्टैंड है इसकी हाइट 3 इंच के बराबर है। अच्छा, अब मैंने स्टैंड हाइटेड क्यों रखा है? क्योंकि मेरा पतीला हाइटेड है। अब पतीला हाइटेड है, स्टैंड भी मैंने हाइटेड ही लिया है। वो इसलिए लिया है कि जब मैं केक पैन को पतीले में रखूँगी, यानी कि जब स्पंज बेक होने के लिए रखूँगी या केक बेक होने के लिए रखूँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जब हम पतीले के ऊपर ढक्कन रखेंगे तो ढक्कन पे जो हीट आएगी वो हीट जो है हमारे स्पंज पे या केक पर डायरेक्टली वो टकराएगी, जिसकी वजह से स्पंज या केक के ऊपर बड़ा ही प्रॉपर सा कलर आएगा। तो केक पैन का और ढक्कन का डिस्टेंस तकरीबन 2 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि स्पंज बेक हो के ढक्कन के साथ ही चिपक जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ढक्कन का और केक पैन में तकरीबन 2 से 2.5 इंच का डिस्टेंस हो, इससे कम ना हो, ताकि हीट जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर टकराए और ऊपर से प्रॉपर से एक प्यारा सा कलर आए। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे कि पतीले में किस तरीके से प्रॉपर कलर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास छोटा सा स्टैंड है जिसकी हाइट बड़ी मुश्किल से आधा इंच होगी। ये भी मेरे पास है, ये भी ऐसे स्टैंड यूज़ होते हैं, लेकिन अब देखिए मैं इसको पतीले में रखूँगी तो इसकी हाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं रख देती हूँ इसके ऊपर केक पैन। स्पंज तो मेरा बेक हो जाएगा लेकिन इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि केक पैन का और ढक्कन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रॉपर कलर नहीं आएगा। होपफुली ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट्स हैं या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो मुझसे आप पूछिए, कमेंट में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलते हैं भाई रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं स्पंज बना रही हूँ, वो 1.5 पाउंड का बना रही हूँ, 1.5 पाउंड का, जिसके लिए लिए हैं मैंने 3 अंडे और उन तीनों अंडों का वज़न है 180 ग्राम। मैं बड़े अंडे यूज़ करती हूँ और जो बड़े अंडे आते हैं मैं इसी तरीके से उनको मार्क कर लेती हूँ, यानी कि उनका ग्राम लिख लेती हूँ, ठीक है। और जो छोटे अंडे होते हैं वो मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी करें, बड़े अंडे लिया करें। लेकिन अगर आपके पास बड़े अंडे नहीं होते तो आप लोग छोटे अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हाफ अंडा एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ जाता है। और आजकल गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो आप लोग हल्के से ठंडे अंडे यूज़ करें, उससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। 3 अंडे हो गए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिसी हुई चीनी, वो उसका वज़न कर रही हूँ। आप लोग चीनी को पीस लिया करें, उसके बाद उसको छान लिया करें और उसके बाद आपने इसको वज़न करना है। तो ये मैं ले रही हूँ 83 ग्राम।
और मैदा भी मेरा होगा 83 ग्राम्स। और आजकल मैदे में थोड़ी-सी कीड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, तो इसलिए मैं आजकल के मौसम में इसको फ्रिज में रख रही हूँ। लेकिन जब मैं बेकिंग करती हूँ तो उसको मैं आधा घंटा पहले निकाल लेती हूँ, रूम टेम्परेचर पे ये आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अगर मेरी तरह बल्क में मैदा लेते हैं तो आप उसको फ्रिज में रखिए, इससे मैदा सेफ रहता है। तो मैदा भी मैंने ले लिया है 83 ग्राम और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ये मैं मैदे में मिला लूँगी और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वनीला एसेंस, जो कि ग्रीन लेबल वाला है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये वनीला एसेंस जाएगा 5 to 6 ड्रॉप्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तीनों अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लिया है। पहले मैं सफ़ेदी को हल्का सा बीट कर लूँगी ताकि फ़ोम क्रिएट हो जाए, और जब इसका हल्का सा फ़ोम क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसी हुई चीनी 83 ग्राम। ठीक है, और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। चीनी और अंडे की जो सफ़ेदी है इसको मैं फुल स्पीड पर ही बीट करूँगी। और यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है वो कैम्ब्रिज का है और ये 240 वॉट का है। लेकिन आप लोग अगर बीटर लेना चाहते हैं तो कम से कम 350-400 वॉट का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जब अंडे की सफ़ेदी और चीनी का अच्छी तरीके से फ़ोम बन गया था, अच्छी तरीके से मैंने तकरीबन 2.5 से 3 मिनट को फुल स्पीड पे बीट किया था। तो उसके बाद जो है मैंने अंडे की जो जर्दियाँ थी 3 अदद वो ऐड कर दी और साथ में मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है और इसको तकरीबन 1 मिनट तक फुल स्पीड पे मैंने इसको बीट कर लिया है। और एक से 1.25 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना, क्योंकि अगर हम जर्दियों को ओवर बीट कर देते हैं तो स्पंज का टेक्सचर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये कोई इस तरीके से रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये हमारा बैटर तैयार है। यहाँ पे मैंने बीटर को अलग कर लिया है, यानी कि अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब जो भी मिक्सिंग होगी वो हैंड मिक्सिंग होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैदा और बेकिंग पाउडर को मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया था और मैं इसको छान लूँगी। आप लोग इसको 2 बैचेस में भी छान के मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको एक ही बैच में एक ही दफ़ा छान के मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैं मिक्सिंग की स्पीड है ये बिल्कुल मेरी नॉर्मल स्पीड है, ना तो मैंने स्पीड को हाई किया है ना ही स्लो किया है, और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर तक मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। यानी कि मैं बहुत मेरी कोशिश होती है कि एंड तक जो है वो हैंड विस्क घुमाऊँ और अच्छे तरीके से मैदा और अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, कहीं से कोई गुठली वगैरह ना रहे। और आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, अगर आपने ओवर मिक्स किया तो स्पंज जो है वो डूम शेप में बन जाएगा और एग बैटर पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से डूम शेप बनता है। ठीक है, जैसे ही मिक्सिंग हो गई, लम्स ख़त्म हो गए, तो बस मैंने वो हैंड विस्क को भी हटा दिया। अब मैंने क्या किया, स्पैचुला से सारे जो साइड पे जो बैटर लगा हुआ था उसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन 3 से 4 बार ही फ़ोल्ड करूँगी, ओवर फ़ोल्ड भी नहीं करना। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच का मोल्ड, स्क्वायर मोल्ड लिया है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं अब सारा का सारा बैटर जो है वो पोर कर दूँगी। और इसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से टैप करूँगी। टैप करना बहुत ज़रूरी है, सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं। और आपने बैटर को है कॉर्नर्स में ज़रूर स्प्रेड करना है। ठीक है, कॉर्नर्स में अगर बैटर नहीं जाता तो अपने मोल्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है तो वो बैटर कॉर्नर्स में भी चला जाएगा। ठीक है, अपने स्पैचुला से इस तरीके को इवनली स्प्रेड करना है। पतीला मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, यानी कि जब मैं स्पंज का बैटर बनाने लगी थी तो उस वक्त मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, अब मैंने स्पंज बेक होने के लिए रख दिया है, ढक्कन रख दिया है। उसके बाद मैंने फ्लेम को 30 से 35 सेकंड के लिए मीडियम हाई किया है। वो इस ढक्कन हटाने से सारी हीट डिस्टर्ब हो जाती है। 30 से 35 सेकंड के लिए हम जब फ्लेम को हाई करते हैं तो वो हीट रीस्टॉक हो जाती है। 30 से 35 सेकंड के बाद अब मैंने फ्लेम को फिर से स्लो कर दिया है और ये दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ आग है। ठीक है, और 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये स्पंज अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। तो आपने फ्लेम का ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप लोग सेंटर में यानी कि बेकिंग के दौरान स्पंज को चेक करते हैं तो फिर आप लोगों ने तब भी हीट को थोड़ी सी देर के लिए तेज़ करना है और फिर से इसको बेक करना है।
तो 25 मिनट के बाद मैंने स्पंज को चेक किया था ढक्कन हटा के, और टूथपिक की मदद से। टूथपिक को अपने सेंटर में इंसर्ट करना है, क्योंकि साइड से तो बहुत जल्दी केक बेक हो जाता है। अगर सेंटर से टूथपिक क्लीन निकले तो इसका मतलब है स्पंज बेक हो चुका है। और स्पंज पे बड़ा ही प्यारा कलर आया था। मैंने इसको निकाल लिया था, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया और डीमोल्ड भी कर लिया, और देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। आप इन सारी टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका स्पंज भी बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा, उस पर बड़ा ही प्यारा सा कलर भी आएगा। होपफुली ये वीडियो तमाम बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।